दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके बारे में आए दिनों चर्चा क्यों होते रहती है, आखिर ये विवाद का मुद्दा कैसे है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसकी छोटी सी भूमिका हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसकी जरूरत है क्या। ठीक है, फिर इसके विरोध में तर्क देखेंगे और इसकी समाधान हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले तो इसकी छोटी सी भूमिका पे। आखिर ये देखते हैं कि ये संविधान में उल्लेख है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अनुच्छेद तो 44 है। अनुच्छेद 44 में ये उल्लेखित है, अनुच्छेद 44 के तहत ही समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है, जो एक राष्ट्र के सभी नागरिकों हेतु बिना भेदभाव यानी बिना धार्मिक भेद के एक समान प्रस्तुत करता है। यानी समान नागरिक संहिता ही समान यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो एक समान यानी धार्मिक विभेद को एक समान विधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद में बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होता है। या हम समान नागरिक संहिता को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, समान नागरिक संहिता का अर्थ एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथों के लोगों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। यानी एक पंथ निरपेक्ष कानून जो सभी पंथों के लिए एक समान लागू होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही एक समान नागरिक संहिता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। यानी अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग कानून नहीं होकर के एक कानून जो होता है वही यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए आर्टिकल कितने में है। और दूसरे हिंदू में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध ही काउंट होते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जितने धर्म के लोग हैं उनके लिए अलग अलग अपने अपने धर्मों के अनुसार सिविल कोड लागू है। ठीक है, धर्म के लोगों को विवाह और गोद लेने आदि में अपना पर्सनल लॉ है हिंदू को, लेकिन अलग जैसे और धर्म के लोग हो गए उनके लिए यह नहीं है। जैसे पारसी हो गए, ईसाई हो गए, ये सबको अलग अपना कानून चलता है, यानी अपना लॉ वहां पे चलता है। ठीक है, यह केवल कानून का मुद्दा ही नहीं है बल्कि लोगों को ये सोच का विषय है। यह लोगों की सोच को दर्शाता है। अगर ये लोगों को सोच एक हो जाए तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोगों की सोच जैसे एक ही समान अगर हिंदू में लागू है, सभी धर्म के लोग विवाह, गोद लेने आदि में अपना जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अगर सभी धर्मों में ये लागू हो जाए तो यह कानून धर्म निरपेक्ष ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता जो है बहुत सारे देश में लागू भी है। जैसे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू है, ब्रिटेन में इंग्लिश कॉमन लॉ लागू है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश कॉमन लॉ की तरह ही
कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। वहीं जर्मनी और उज्बेकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो यहाँ कह सकते हैं मुस्लिम कंट्री उज्बेकिस्तान है, वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से यहाँ पे होगा कि एकता और समरसता की भावना भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी धर्म के अनुसार सभी एक कानून ही लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग भूमिका देख लिए। वर्तमान समय में जो यहाँ पे 20 से अधिक पर्सनल लॉ मौजूद हैं, जिनमें तो कई 1947 के पहले का है, मतलब आजादी के पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सारे लागू हैं। कितनी भी राजनीतिक दल आए और गए, लेकिन वो अभी तक इसमें सुधार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हिंदू कोड बिल 1956 के अनुसार विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार सभी एक है, यानी हिंदू पर्सनल लॉ कोड है, इसके अनुसार सभी हिंदू पर ये लागू होता है। अब हिंदू में कौन कौन आते हैं? हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। जबकि मुस्लिम, फारसी, ईसाई और अन्य कानून अपनी अपनी धार्मिक रीति के अनुसार ही चलते हैं। इनका अपनी अपनी धार्मिक रीति है। ठीक है, तो अपनी अपनी धार्मिक, जबकि हिंदू में एक ही रीति के अनुसार यहाँ पे विवाह होता है, तलाक होता है, या जमीन जायदाद में जो भी बंटवारा होता है, एक ही उसका नियम और कानून है। ठीक है, जबकि अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग लॉ वहां पे लागू है। यह विभेदीकरण धर्मनिरपेक्ष समाज के मूल भावना के विरोध भी है। धर्मनिरपेक्ष जो भावना है उसके मूल विभेद में, या कहीं न कहीं जो पंथ निरपेक्ष भारत की संकल्पना करता है, या पंथ निरपेक्ष भारत की कहीं न कहीं ये जो कल्पना होती है उसके विरुद्ध है। सभी पंथों के अलग अलग नियम कानून नहीं होकर के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, ये न्यायालय न्याय की सर्वोच्चता और न्याय के समझ समानता के सिद्धांत की रक्षा नहीं कर पाता। आगे हिंदू का कानून अलग है, मुस्लिम का कानून अलग, फारसी का कानून अलग, तो जो न्यायालय भी अब न्याय की सर्वोच्चता को यहाँ पे साबित नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग कानून उसके लिए सुनाया जाता है, अलग अलग कानून है। आर्टिकल 14 की अभिव्यक्ति हेतु यह जरूरी है। आर्टिकल 14 को भी फुलफिल नहीं करता है। जो आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता की रखा गया संकल्पना, विधि की समझ समानता तभी आएगी जब सभी धर्मों विधि के यानी न्यायालय के नीचे एक समान रहे। यहाँ पे तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून लागू हो रहा है। ठीक है, अंतर धर्म विवाह, अंतर धर्म विवाह में ये सबसे बड़ा रुकावट है, क्योंकि जब भी अंतर धर्म विवाह लोग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक ही रीति रिवाज से शादी और विवाह होती है। एक ही रीति रिवाज से शादी होने के कारण दूसरे जो भी धर्म से शादी करते हैं वहां मान्यता शादी की नहीं होती है। तो एक ही विधि से वहां शादी होने में दूसरे जो धर्म है वहां पे मान्यता नहीं होती है। इसके लिए धर्म परिवर्तन जरूरी होता है, और धर्म परिवर्तन ये सबसे ज्यादा कुठाराघात है कि कहीं पे अंतर जाति विवाह किए, अंतर धर्म के अनुसार विवाह किए तो वहां पे आपका धर्म परिवर्तन होगा, जो ये सबसे ज्यादा समाज पर कुठाराघात है। ऐसा कानून बनाया जाए कि अंतर धर्म विवाह के समय भी ये हो कि अगर एक जाति के रीति रिवाज का और एक धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ले तो दूसरे धर्म में भी उसकी मान्यता मिल जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सद्भाव में वृद्धि होगी। यहाँ पे एक जो एकता और सद्भाव है उसमें वृद्धि होगी, सभी भाईचारे की नीति हो जाएगी, क्योंकि एक ही कानून के अंतर्गत सब रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक के विरोध में फैसला के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बढ़ने लगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कब बढ़ने लगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 3 तलाक के मामले में। हालांकि ये 1985 के शाहबानो मामला है, शाहबानो मामले के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत के बारे में हम लोग चर्चा कर ली। अब आखिर इसमें विरोध लोग क्यों करते हैं, इस पर क्या विरोध है? सबसे पहला तो विरोध करने वाले
इन्फॉर्म्ड सिविल कोड किस तरह होगा, इसमें आम सहमति या आम राय कर पाना मुश्किल है। किस प्रकार का इन्फॉर्म सिविल कोड होगा, इसमें क्या रखा जाएगा, हिंदू के अनुसार या मुस्लिम के अनुसार या बहुसंख्यक के अनुसार, इसमें विरोध है और इसमें लोगों को डर है कि ये किस प्रकार होगा इन्फॉर्म सिविल कोड। दूसरा देखते हैं, मुस्लिम ऐसा करना संविधान के साथ खिलवाड़ करने जैसा मानते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग को कहना है कि जो अनुच्छेद 25 है, 25 में ही मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 में मुस्लिम का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, यह संविधान के खिलाफ होगा और यह ऐसा करना एक संवैधानिक खिलवाड़ ही माना जाएगा। ये किसी भी धर्म को अपने अनुसार चलने की उसको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट जगह, भारत की विविधता ही भारत की पहचान है। विरोधियों का कहना है कि भारत की जो विविधता है प्राचीन काल से, वो विविधता ही भारत की पहचान है। विविधता ही यहाँ से भारत की पहचान, अलग धर्म के लोगों की अलग अलग पहचान है। यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता ही यहाँ की पहचान को बढ़ावा देता है। ये जब इन्फॉर्म सिविल कोड लागू होगा कि भारत की विविधता ही इसकी पहचान है, वो मिट जाएगी, इसकी सांस्कृतिक विरासत खत्म हो जाएगी। तो ये इनकी विरोधियों की कहना है। अल्पसंख्यकों के बीच बहुसंख्यक कानून लादे जाने का डर है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक के अनुसार कानून लागू होगा तो उसमें अल्पसंख्यक दबा दिए जाएंगे और लादे जाने का इसमें डर है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दे को लेकर जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण किया जाता है। इसमें राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से राजनीतिकरण करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें विवाद तो राजनीतिकरण और राजनीतिक नेताओं के कारण ही होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई सा भी ऐसा मुद्दा आता है राजनीतिकरण होता है वोट बैंक के कारण। ठीक है, तो आखिर इसके विरोध में तर्क क्यों हो रहा है, तर्क देख लिए। इसकी समाधान क्या है, समाधान हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसे थोपने का प्रयास नकारात्मक हो सकता है। इसे किसी भी पंथ को अगर और किसी भी धर्म पे कोई सा भी कानून थोपिएगा वो नकारात्मक हो सकता है। विरोधी दंगे फैला सकते हैं, राजनीतिक दल भी दंगे करवा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे हो सकता है, इसलिए ये व्यापक रूप से और एक लार्ज लेवल पे इसकी विचार विमर्श और चर्चा होना चाहिए। ठीक है, समान नागरिक संहिता एकीकृत लागू नहीं कर टुकड़े टुकड़े में लागू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा सा लादना चाहिए या किसी धर्म पे लादना चाहिए। या तो है कि जो एक है जैसे विवाह या विच्छेद या कोई सा भी एक चीज पहले करना चाहिए सुधार, इसके बाद धीरे धीरे टुकड़ों में करें। और अगर ये सक्सेस होता है तो फिर इन्फॉर्म सिविल लॉ जो है वो पूरे पे लागू कर देना चाहिए। ठीक है, लोगों को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करने से होगा, इन्फॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे कि हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं। भाईचारे की नीति से अगर सभी पे इन्फॉर्म सिविल कोड लादा नहीं जाएगा, ये सभी के सहमति से ही आएगा और ये ऐसा होगा तो सभी के लिए बेहतर है। राजनीतिक लोग वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में सोचे और राष्ट्र हित में सोच करके लोगों के खिलाफ नहीं भड़का करके लोगों के लिए सोचें, क्योंकि लोगों के लिए सोचिएगा तो सभी एक मुद्दे पे आएंगे और समान नागरिक संहिता को समझेंगे कि वो है क्या। राजनीतिक दल अगर चाह जाए तो ये चीज संभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गया समान नागरिक संहिता हम लोग देख लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।